बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असेसमेंट के चैप्टर हमने पढ़ लिया था। अब इस पे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो आज जो है आप सबकी बारी है, आप सब ने बोलना है और मैंने सिर्फ सुनना है। जी, हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेलुएशन से। जी, कौन बताएगा पहले सवाल का जवाब? जी PISA testing elements. जी, पहला सवाल अभी मैंने किया नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ उसका जवाब कौन देगा? जी चलें, साकिबा मलिक साहिबा आप जवाब देंगी। चलें जी, क्वेश्चन है असेसमेंट और इवेलुएशन में मेजर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द मेजर सर डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेलुएशन? जी सर एवेल्यूएशन जो है वो फाइनल जजमेंट होती है जो कि समेटिव होती है और एट द एंड ऑफ द सेशन होती है। इसमें हमारे पास अपने मेथड्स को चेंज करने का कोई वे नहीं होता। जो असेसमेंट होती है वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। हम देखते हैं कि अगर हमारी जो हम लोगों ने मेथड यूज़ किए हैं उनमें अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। जो इसकी डेफिनेशन है उसमें ये आएगा कि असेसमेंट जो है वो हमारे पास क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव होती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर डाटा, मेजरमेंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड असेसमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, कोई और बताना चाहे असेसमेंट और इवेलुएशन का डिफरेंस? सर मैं बताऊं? जी सर असेसमेंट और इवैल्यूएशन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि असेसमेंट जो है वो गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेटिंग इट, while evaluation is setting value on this information. यस, बहुत अच्छा और वैलिड पॉइंट है कि असेसमेंट इज़ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, और इवेलुएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग वैल्यू ऑन असेसमेंट डाटा। जी, थैंक यू सो मच। जी फ़ाखरा। जी, मुबशर नियाज़ साहब आप बताना चाह रहे हैं? जी फ़ाखरा बताइएगा अगर आप बताना चाह रही हैं तो। जी सर, असेसमेंट का मैं यही बताना चाह रही थी कि एक तो असेसमेंट जो होती है वो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। दूसरा सर ये कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग और जो डाटा हम इंटरप्रेट करते हैं उसको यूज़ करते हैं स्टूडेंट की वेरिफिकेशंस के लिए भी और उसके मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए भी। और सर इसमें अगर वीकनेस है डायग्नोज करने के बाद हम इस मेथड को चेंज भी कर सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बट जो इवैल्यूएशन होती है वो एट द एंड होती है, सेशन हो, चाहे वो यूनिट हो, चाहे वो आपका सेमेस्टर है, एनुअल एग्ज़ाम है, उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते हम। ये जस्ट उसमें ऑथेंटिक होती है, फिर ये फाइनल होती है और इससे प्रोग्रेस का सिर्फ रैंकिंग की जाती है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है या इसका क्या ग्रेड है। थैंक यू सो थैंक मच। यू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब आप उन स्टूडेंट की उन लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को मेजर करने के लिए कौन सी असेसमेंट टेक्निक यूज़ करेंगी? जी, सर मैं बता दूं? आप अपना जो है वो हैंड रेज़ का ऑप्शन यूज़ कीजिएगा। ओके सर। जी जी सर सिद्रा। सर डायग्नोस्टिक। जी, डायग्नोस्टिक आपने यूज़ कर लिया। आप डायग्नोस्टिक में कैसे एवेलुएट, कैसे पता चलेगा आपको कि ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं? किस टूल के थ्रू आप मेजर करेंगी वो डिफ़िकल्टीज़? जी सर हम क्वेश्चन ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ की असेसमेंट कर रहे हैं। आपके बच्चे को लर्निंग मतलब प्रॉब्लम है हम फॉर हैंड राइटिंग एग्जांपल। की बेस पे जी 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 लर्निंग तो हम ऑरली बच्चों से रीडिंग की असेसमेंट करवा लेंगे कि एक पैसेज रीड करवा लेंगे। हम देखेंगे कि उसमें से कितने बच्चे हैं जो ऑरली उसको रीड कर सकते हैं, कौन से नहीं रीड कर सकते। तो ये
चलें फॉर डायग्नोस्टिक एग्जांपल असेसमेंट होगी, अच्छा फिर उसी के हिसाब जी से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अच्छा राइटिंग की अगर करनी हो आपको पता हो आपने ये असेस करना है कि मेरे कितने बच्चों को राइटिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं तो फिर सर फिर उनको कोई एक टॉपिक दे सकते हैं। ये क्लास वाइज वेरी करता है कि छोटे बच्चों को तो जाहिर बात है हम टॉपिक दे के क्रिएटिव राइटिंग नहीं करवा सकते। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो हम बुक से कोई पैसेज दे सकते हैं कि आप या ला लिखवा सकते हैं कि इसको देख लें और हम आपके फिर इसको पास लिखेंगे। ग्रेड तो वो आपके पास 4 ईयर का एक बच्चा है फॉर एग्जांपल चौथी जमात में सॉरी 4 साल का इसी क्लास में या ग्रेड 1 में है तो अब आप उसको जी उसकी जी राइटिंग का वो लिख सकता है या नहीं लिख सकता क्या ये उसको असेस कर सकती हैं आप कि इसको राइटिंग में कोई सर डिफ़िकल्टीज हम है फिर बोलेंगे, हम प्रोनाउंस करेंगे कि राइटिंग अच्छा का मैंने पूछा या तो हम अगर जी हम ये कहेंगे कि बच्चे की वो लिखने जैसे एबीसी लिखने के हवाले से कि क्या वो लेटर आइडेंटिफिकेशन उसको है या नहीं है। जैसे इवन मेरी अपनी बेटी है तो वो 5 को ना उल्टा लिखती है, ये 7 को उल्टा अब लिखती ये है। तो प्रॉब्लम हम है उनसे ये मैं उसको यही कहती मेडिकल प्रॉब्लम है बच्चे का कि बच्चा उसको उल्टा समझता है कि ये ठीक है अब इसको कैसे ठीक हाँ वो करेंगे या मिरर चेक कैसे इमेज करेंगे जी आता है जी ना बच्चे के जहन में। जी जी सर वही उनसे कह दें कि आप 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखें, तो जो बच्चे जिस तरह से वो लिख रहे हैं उससे हम असेस कर लेंगे कि यहाँ पे सारे तो नहीं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिफिकल्टीज वाले बच्चे बीच में से निकलेंगे और फिर हम थैंक यू उसको आइडेंटिफाई करके उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। थैंक यू जी कौन बताना चाह रही थी इसका जवाब मैं बताऊं, जी जी बताइए आपने कहा है कि 4th क्लास ग्रेड की हम फोर्थ फोर राइटिंग ईयर एज डिफिकल्टी कैसे डायग्नोस। जी 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 चलें 4th ग्रेड का बता दें 4th ईयर एज, चौथी क्लास के चलो बच्चे का बता सर दें चलें 4th अब ग्रेड, चलें 4th ग्रेड का बता दें आप सॉरी मुझे जी ऐसा लगा कि 4th चलें उसी का ग्रेड, बता दें 4th आप जी ग्रेड का जो स्टूडेंट होता है वो, सर आई एम टेलिंग यू, सर 4th ग्रेड का जो स्टूडेंट है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। इस लेवल पे आप जो है वो इमला के थ्रू जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं हम्म स्टूडेंट को कि उसे इमला लिखने आती है या नहीं। आइदर आप एक पैराग्राफ जो आपने रिसेंटली पढ़ा है इमला लिखवा सकते हैं, चाहे वो पूरे पैराग्राफ की हो, चाहे आप इंग्लिश की भी इसी तरह ही इमला के थ्रू करवा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चा फॉर्मल स्टेज पर होता है, वो पिक करता है बातों को। तो इसमें हम जो है वो इमला के थ्रू जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। अगर इमला के थ्रू नहीं कर सकते तो हम उससे बाय बोर्ड राइटिंग से बता सकते हैं कि बोर्ड राइटिंग में हम लिख सकते हैं कि डायग्नोज करें कि जो वर्ड टीचर ने बोर्ड पे लिखा है आधे वो ठीक लिखा है या नहीं। अगर ठीक है उसे सही थैंक यू पढ़ना आता है तो सही लिखना भी आता होगा फिर। थैंक यू सो मच ठीक है जी अच्छा ये सर मैं एक चीज बताऊं जी जी बताइए सर वैसे जो बुक पे लिखा हुआ है ना उसमें यह है कि 2 बेसिक टूल जो इस्तेमाल होते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए उसमें एक है शॉर्ट क्विज और सेकंड जो है वो इंटरव्यू है। ठीक है शॉर्ट क्विज और इंटरव्यू थैंक यू लेकिन ये अगर हम स्पेसिफाई करें इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट को डिफरेंट इसकी ये राइटिंग के लिए तो नहीं हो हाँ हाँ वो सकता। मैं कह रहा हूँ ना कि ये अगर हम इसको स्पेसिफाई करें ये रीडिंग इन्होंने के लिए क्विज बताया है, ये राइटिंग के लिए तो नहीं, राइटिंग के लिए तो इमला होती है। मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर हम स्पेसिफिक केस की बात करें जैसे रीडिंग की राइटिंग की स्पीकिंग की फोकस की तो अब इस तरह की जो सिचुएशनल केसेस हैं तो वो हमें जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जो है आप ये बता सकते हैं कि लर्निंग जो डिफ़िकल्टीज़ हैं बच्चे की परमानेंट वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल रीडिंग की है राइटिंग की है स्पीकिंग की है लिसनिंग की है फोकस की है विजन की है ठीक है हेयरिंग की है। अब एक बच्चा उसकी समात का इशू है ठीक है तो अब आपने उसको उसका परमानेंट प्रॉब्लम है बेचारे का उसका विजन का परमानेंट प्रॉब्लम है उसको कम दिखता है कम सुनाई देता है वो फोकस नहीं कर पाता प्रॉपर। अब ये इश्यूज़ हैं अब आप इनको डायग्नोज करेंगे डिफरेंट मेथड से। अब राइटिंग के लिए जो टेक्निक आप यूज़ करेंगे इमला की बोर्ड राइटिंग की सेल्फ राइटिंग की डिक्टेशन की या इमिटेशन की आप उसे पैराग्राफ दें आप उसे लिख कर दें कुछ और उसे कहें कि इसको कॉपी करें
तो अब फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप इससे उसको मेजर कर सकते हैं। अब ये चीज़ जो है रीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। रीडिंग के लिए आप उसको जो है वो पैराग्राफ रीडिंग दे सकते हैं। रीड अलाउड टेक्निक से आप उसको मेजर कर सकते हैं कि बच्चे से कहें कि क्लास में आप ऊंचा पढ़ें, ठीक है, आप उसके पास जाके या उसको अपने पास बुला के उससे रीडिंग करवा सकते हैं। तो डिफरेंट लर्निंग लिमिट्स के लिए या लर्निंग प्रॉब्लम्स के लिए, परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के लिए ये डिफरेंट टर्म यूज़ होती हैं। हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक यूज़ करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है एवेलुएशन को हम क्यों कहते हैं कि ये ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है? जी, वाई एवेलुएशन इज़ ब्रॉडेस्ट इन स्कोप? जी सर इसलिए इसको ब्रॉडेस्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये एट द एंड ऑफ एक पूरा एनालिसिस उसकी पर्सनैलिटी का हमारे सामने आ जाता है कि जिस बच्चे को हम असेस कर रहे हैं वो पूरा अपनी पूरी पिक्चर इस एवेल्युएशन के जरिए से शो कर देता है कि मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है, मैं कितनी सलाहियत रखता हूँ, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग मेरी कितनी है, राइटिंग पावर मेरी कितनी है, अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, मैं किस तरह कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें एवेल्युएशन के अंदर आ जाती हैं। इस तरह हम इसको ब्रॉडेस्ट मीनिंग में ले जाते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि एवेल्युएशन एक क्वालिटी जजमेंट का प्रोसेस है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है। और हायरार्की वाइज अगर इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल टॉप पे होता है और बाकी सब की बेसिस पे हम क्या करते हैं, वैल्यू जजमेंट करते हैं। यानी टेस्ट हुआ, मेजरमेंट हुई, रिज़ल्ट की इंटरप्रटेशन हुई, उसी की बेस पे हम वैल्यू सेट करते हैं एवेल्युएशन में आके। तो इसलिए ये ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है। अगला मेरा सवाल ये है कि क्या सारी असेसमेंट जो है वो मेजरमेंट सॉरी क्या सवाल मेरा था, एक सेकेंड वेट कीजिएगा जी। सवाल ये था कि क्या सारे टेस्ट असेसमेंट होते हैं? जी जी सर। कैसे, एक्सप्लेन करें। सर क्योंकि टेस्ट जो है वो नैरोएस्ट इन स्कोप है, बट असेसमेंट जो है वो ब्रॉडर देन टेस्ट है, इस वजह से। या अगर हम असेसमेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? नहीं है। जी जी सर मैं बताऊं इसका? जी बताइए। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या सारे टेस्ट असेसमेंट होते हैं? जस्टिफाई। जी कोई और बताना? मैं बताऊं सर? जी बताइए। सर मैं बताऊं? जी जी बताएं, आप बताएं, मुबशर साहब बताइए। सर असेसमेंट जो है ये अगर हम कोई भी असेसमेंट टेस्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। समझिए हम अगर किसी चीज को असेस करना चाह रहे हैं, अगर उसका टेस्ट ही नहीं ले सकेंगे तो हम उसको असेस कैसे करेंगे? तो सारे के सारे टेस्ट असेसमेंट के अंदर तो ही आते हैं, वरना असेसमेंट मुमकिन ही नहीं है टेस्ट के बगैर। यस हम कोई भी असेसमेंट जो करेंगे उसका वो किसी टेस्ट की बेस पे करते हैं। हम कोई भी असेसमेंट जो करेंगे उसकी बेस कोई ना कोई टेस्ट होगी और उस टेस्ट की बेस पे हम उस टेस्ट के रिज़ल्ट की जो इंटरप्रिटेशन है बेसिकली ये असेसमेंट है, ठीक है। अच्छा क्या सारी असेसमेंट टेस्ट हो सकती हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम बगैर किसी असेसमेंट उसके टेस्ट के असेस कर सकें कोई चीज़? यस सर हो सकता है। यस फॉर एग्जांपल सर हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं सर। कुछ करके ऑब्जर्वेशन क्विज के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू। यस क्विज और क्वेश्चन है, इंटरव्यू है। यस सर डिस्कशन मेथड कर सकते हैं जी यानी इंटरव्यू की शक्ल में, डिस्कशन की शक्ल में, ऑब्जर्वेशन की शक्ल में हम अगर किसी बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं तो वो टेस्ट नहीं होता लेकिन वो असेसमेंट होती है। जी उसके बाद बेसिक अप्रोचेस टू असेसमेंट कितनी है? बड़ा आसान सा सवाल है। 3। जी बताइएगा, आगे बताएं कौन कौन सी? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अच्छा आप टीचर हैं, आप अपनी टीचिंग और इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना चाहती हैं, आप कौन सी असेसमेंट यूज़ करेंगी? सर असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में कौन सी आप अपनी लेसन में कौन कौन सी असेसमेंट फॉर लर्निंग अप्रोचेस यूज़ करती हैं? जी सर फॉर्मेटिव करूंगी सर, फॉर्मेटिव होगी और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो मैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी करूंगी। आप अपना लेसन स्टार्ट करती हैं तो सबसे पहले कौन सी असेसमेंट, आप किस असेसमेंट पे फोकस करेंगी?
डायग्नोस्टिक पे। डायग्नोस्टिक पे। इसके अलावा जी स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन सर में बेंचमार्क नहीं अलावा आएगा। प्लेसमेंट भी कह सकते हैं उनके, सर प्लेसमेंट उनके प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए। यस, जब आप लेसन स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त आप जो है वो प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है आप क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट का मेजर बेनिफिट क्या है? सर ये देखना है कि ये सूटेबल है, आउटकम्स पता चलते हैं। सर मैं बताऊं इसका? जी जी बताइए सर ये वन बाय वन प्लीज। लेक्चर को इंजा अख्तर जी। सर इसमें ना जी जी सर इसमें ना प्रीवियस जी सर, प्लेसमेंट असेसमेंट का बेसिकली मीनिंग जो है इट्स टू चेक द प्रीवियस नॉलेज बिफोर स्टार्टिंग द इंस्ट्रक्शन प्लेस इन द न्यू क्लास और ग्रेड। सर ये प्रीवियस नॉलेज को इसमें चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे को एडमिशन देना चाह रहे हैं क्लास 9th में, तो आप उसका 8th क्लास का जो है वो प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे कि आइदर उनसे मैथ्स आती है, उर्दू आती है, तो इसकी बिहाफ पर हम उसे नेक्स्ट ग्रेड में या नेक्स्ट लेवल पर जो है वो हम उसे प्लेस करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था जो आपने ये बताया है। मेरा सवाल ये था कि प्लेसमेंट असेसमेंट हम क्यों करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मेजर बेनिफिट एक बता दे कोई। जी नुसरत। यस सर, मैं न्यू कोर्स सर मैं बताऊं, नुसरत को परवीन यानी डाल रहे हैं क्या सर हम जब क्लास में न्यू कोर्स के लिए बच्चा एलिजिबल है या नहीं। वेरी सिंपल, जैसे हम मास्टर्स के लिए गैट टेस्ट देते हैं कि हम गैट टेस्ट हम मास्टर्स के लिए एलिजिबल मेरा सवाल दोबारा सुने, मेरा सवाल दोबारा सुने। सर मैं बताऊं, सर मैं मेरा सवाल ठीक है नूर आप बताइए, सवाल सुन लें पहले, सवाल सुन ले। मैंने पूछा है कि सर जब सुन लेना पूरा सवाल, दोबारा सुन लेना। ठीक है। सवाल ये है कि प्लेसमेंट असेसमेंट का सिंगल या सोल ऑब्जेक्टिव टीचर के लिए क्या होता है? सर इसमें प्री क्लास में सारे नॉलेज सारे होते हैं। जब टीचर ने क्लास को जी जी लेक्चर टीचिंग को प्रूव करता है, तो टीचर ने क्लास में लेक्चर को पढ़ाना होता है, तो टीचर को सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये होता है कि वो ये जो प्लेसमेंट असेसमेंट है इससे वो जज कर लेती है कि बच्चों को जो मैंने कल लेसन पढ़ाया था ये बच्चों को आता है कि नहीं। वो प्रीवियस नॉलेज चेक करके फिर लेक्चर स्टार्ट करती है। जी चले मैं जवाब देता हूँ इसका। बिल्कुल प्लेसमेंट आंसर क्वेश्चन असेसमेंट की करके डेफिनेशन चेक इसकी कर बिल्कुल लेते ऐसे हैं। जी हैंड रेज किया करें प्लीज, ऐसे ना बोला करें। चले आप लोग बोल ले, मैं चुप कर जाता हूँ। हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ करें, 4-5 लोग बोल रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आती। सवाल मेरा ये था कि सिंगल ऑब्जेक्टिव टीचर के लिए क्या होता है। डेफिनेशन तो ऑब्वियसली उसकी है कि उसका प्रीवियस नॉलेज जज किया जाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टीचर के लिए हो रही है वॉइस। एक डबलिंग हो रही है वॉइस। अच्छा चले मैं सब्र करें। अब हो रही है डबलिंग? यस। अच्छा वेट करें, मैं रीजॉइन करता हूँ। जी अब आवाज़ आ रही है, क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा जी मैं जी सर। जी अच्छा, एक तो आप सबसे गुजारिश ये है कि हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ करें, ठीक है। सारे एक साथ ना बोला करें, क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं भी होता हूँ, बाकी सारे भी होते हैं। जिसको जवाब आए वो हैंड रेज ज़रूर करे, ज़रूर बताए।
एक सवाल के अगर कोई 10 जवाब देना चाहे तो कोई एतराज़ नहीं है, ये डिस्कशन इसी वास्ते ही है। और सिर्फ 4-5-6 लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी पैसिवली सुनते रहते हैं। उनसे गुजारिश ये है कि इंटरव्यू में भी फिर आप जो है मुंह देखते रहेंगे पैनल का, ये मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है। आप उनका मुंह तकते रहेंगे कि ये क्या सवाल इसने पूछ लिया, हमने तो ये पढ़ा सुना ही नहीं था। बोलने की कोशिश करें, चाहे गलत बोलें, कोई आपको कुछ नहीं कहता, कोई यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा कि आपका जवाब गलत हो जाएगा तो कोई शामत आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ सारे बोलें और क्लास में हर बंदा बंदी पार्टिसिपेट करे। जी क्वेश्चन था कि टीचर जो है वो प्लेसमेंट असेसमेंट का उसको क्या बेनिफिट होता है या क्या ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है। जी किसी को आता है इसका जवाब दुरुस्त? जो अब तक बताए गए हैं नो डाउट वो ठीक थे लेकिन मुकम्मल नहीं थे। जी सर इसको मैं प्लेस करूं, मेरा नेट इशू हो गया था। आप जो है वो हैंड रेज का ऑप्शन जो सर यूज़ मैं करेगा, इसको बताऊं? जो हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ करेगा वही बता सकता है, अदरवाइज़ आप बोलने की कोशिश ही ना करें। थैंक यू। जी इरम रज़ाक आप बताना चाहें तो बताएं। जी कौसर इजाज़। जी सर जो टीचर है ना वो प्लेसमेंट असेसमेंट करता है टू मेजर पोटेंशियल एंड रेडीनेस। पोटेंशियल तो खैर नहीं करता लेकिन रेडीनेस के लिए ज़रूर करता है। जी ये बात हो गई है हमारी। अब जो आपने कंप्लीट कर दी है, पहला जो अब तक जवाब आया है वो ये है कि वो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जज करता है। अब प्लेसमेंट असेसमेंट का जो बेसिक या सोल ऑब्जेक्टिव होता है टीचर को, वो नो डाउट वो जज कर लेता है। उसके बाद अब वो ये देखता है कि क्या ये बच्चा इस नए टॉपिक के बारे में जो कुछ जानता है कितना जानता है। अगर वो थोड़ा जानता है तो टीचर के लिए ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसके पास कि वो अपने न्यू नॉलेज को अब प्रेजेंट कैसे करेगा, ठीक है, उसको लिंक कैसे करेगा और उसको प्रेजेंट कैसे करेगा। जितना कुछ बच्चे जानते हैं तो उसके साथ उसको लिंक करना और उस अगले टॉपिक को न्यू प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कैसे करेगा, उसको एक गाइडलाइन मिल जाती है। ये ऑब्जेक्टिव होता है टीचर का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो असेसमेंट एज लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग कितनी तरह की होती हैं, कौन बताएगा? जी हैंड रेज प्लीज़। जी किन्जा अख्तर। जी सिद्रा जबी, सायरा जबी, सॉरी सर सर मैं बता रही हूँ। सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल, और इसका क्या डिफरेंस है पीयर असेसमेंट और पीयर अप्रेजल में? सर ये दोनों टर्म जो है ये सेम है, लेकिन जो पीयर रिव्यू है ये थोड़ा डिफरेंट है। इससे ये होता है कि जब पीयर असेस करने के बाद अपने साथी को फीडबैक मुहैया करता है, तो इसको पीयर वो कहते हैं, रिव्यू कहते हैं। ठीक है। अच्छा आप नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि कोई और बताना चाहे इसके बारे में? जी चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, मैं अगला क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये इजी था क्वेश्चन। आप अपने बच्चों को फीडबैक कैसे देंगी? आप एक टॉपिक आपने पढ़ाया है, आपने उनकी असेसमेंट की है, असेसमेंट के बाद आप फीडबैक कैसे देंगी? सर उसकी थोड़ी तारीफ करने या कॉपी पे उसको जहाँ उसने होमवर्क किया हो या स्कूल क्लास वर्क किया हो उस पे स्टार बना के दे दें, तो सर इस तरह उसको फीडबैक मिल ही जाता है। अगर उसने गलत किया सर उसको शाबाशी दे दे कि आपने अच्छा काम किया है। या फीडबैक क्या होता है? जी सर फीडबैक हम जो सॉरी नहीं पता जी कोई और सर फीडबैक हम जो बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं उसके बाद जो हम उनके आंसर्स जो बच्चे देते हैं उनके राइट और रॉन्ग के बारे में या जो कुछ वो हमारे पढ़ाए हुए से जो मतलब वो गेन करते हैं उसके बारे में हम ठीक है जो उनसे डिस्कशन करते हैं। फीडबैक की डेफिनेशन क्या है? जी सर किसी भी क्वेश्चन के बारे में पॉजिटिव रिस्पांस हो या नेगेटिव हो उसको फीडबैक बोलते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सर मैं बताऊं? जी जी सर ये अपना पीछे प्लीज आप लोग माइक ऑफ कर दिया करें बात करके प्लीज।
जी कौन बताना चाह रहे हैं? सर फीडबैक तो ये है कि जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है, जो लेसन दिया है, वो कितना इफेक्टिव, बच्चों ने कितना गेन किया है, इस चीज को हम फीडबैक कहते हैं कि टीचर के उसके रिजल्ट्स क्या मिले हैं, ये फीडबैक में नहीं आएगा। जी मैंने पूछा फीडबैक की डेफिनेशन सर मैं क्या बताऊं? होती है? जी बताएं। सर मैं बताऊं? जी फाखरा बता रही हैं पहले जी। This is motivation technique which is used to push up the student for next improvement. और सर ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों होती है। फीडबैक यानी बच्चा खुद को भी देता है, पेयर भी उसको फीडबैक देता है और टीचर भी देता है। और सर फीडबैक से जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। मेन बच्चे को अप्रिशिएट करके और उसको क्लैपिंग करा के, उसको स्टार दे के, एक्सीलेंट दे के और दूसरे बच्चों से उसका कंपैरिजन करा के इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से फीडबैक दी जा सके। बेसिकली फीडबैक हमारा रिएक्शन होता है किसी भी स्टूडेंट के रेस्पॉन्स के अगेंस्ट, अगर वो रेस्पॉन्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है या गलत है। फीडबैक क्या होता है? ये हमारा रिएक्शन है स्टूडेंट से ली गई इंफॉर्मेशन या उनके रेस्पॉन्स के ऊपर हम जो उसको कमेंट करते हैं, ये हमारा फीडबैक होता है। अब ये फीडबैक जो है वो किस दो तरह का हो सकता है, वो उसकी सपोर्ट में भी हो सकता है, उसके जवाब के अगेंस्ट भी हो सकता है। यानी हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं या फिर हम उसकी करेक्शन कर सकते हैं। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है फीडबैक का वो क्या होता है, फीडबैक हम क्यों लेते हैं जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फीडबैक, फीडबैक क्यों लिया जाता है या क्यों दिया जाता है जी। सर मैं बताऊं? जी बताइए। सर बेसिकली जब हम अपने SLOs को लेके जाते हैं क्लास में, तो जो हमारी लर्निंग आउटकम्स होती हैं, हम फीडबैक उसको मुहैया करते हैं कि हमारा जो लेसन था, जो बच्चों ने कितने क्विकली लर्न किया या नहीं किया, या उनके से समझ में कहाँ तक पहुंचा है। और फीडबैक को हम यूजुअली सर दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है कि करेक्शन करके, या उनको कहते हैं कि बेटे अगर ऐसा नहीं तो थोड़ा सा बेहतर करके ऐसे हो सकता था, और या फिर उनको अगर बिल्कुल ठीक है तो फिर अप्रिशिएट करके। और ये भी हो सकता है जैसे मैजिक टच के जरिए भी उसको अप्रिशिएट किया जाता है, क्लैपिंग करवा के भी, और फिर उसकी स्टार वगैरह या वुड वगैरह देके, ये मुख्तलिफ टाइप से बाद में होती है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मेरा सवाल ये था कि फीडबैक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपने उसके मेथड्स बता दिए, टाइप्स बता दिए। जी सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर फीडबैक इसलिए दिया जाता है ताकि जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड रहें, और जो बच्चे वीक हैं तो उनको जो है उनकी करेक्शन हो जाए। यस, फीडबैक हम इसलिए करते हैं कि लेते हैं, देते हैं बच्चे को। अब फीडबैक दो तरह का होता है, फीडबैक लिया भी जाता है, दिया भी जाता है स्टूडेंट को टीचिंग लर्निंग में। अब जो बच्चे के रिस्पॉन्स पे जो फीडबैक है ये टीचर देता है, ठीक है। अब लर्निंग पे जो टीचिंग पे जो फीडबैक है वो टीचर लेता है उनसे, बच्चों से। ये मैं समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ इसको। अब जो इन्होंने सिद्रा ने बात की है कि फ़ीडबैक हम जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि क्या बच्चे ने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अब जिसने अंडरस्टैंड कर लिया उसके लिए अप्रिसिएशन है। अब अगर एक बच्चे ने अंडरस्टैंड नहीं किया तो टीचर को सिग्नल मिलता है कि भाई इसको रिवाइज़ करें आप, ठीक है, इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट की बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई या ये क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको रिवाइज़ करें। तो टीचर जो फीडबैक लेता है उसके तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अब टीचर ने क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, अब ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टीचर बच्चे से फीडबैक ले रहा है, ठीक है। अब टीचर जो फीडबैक ले रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। और जो फीडबैक टीचर देता है बच्चे को, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स पे उसने ठीक किया या गलत किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चे को क्लियर हो जाए, बच्चा अपने जो वीक एरियाज़ हैं उनको अंडरस्टैंड कर ले कि भाई मैं यहाँ से मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है या ये मेरी चीज़ ठीक नहीं है, तो बच्चा अपनी फिर सेल्फ असेसमेंट करे और ख़ुद सोचे कि मैंने इसको कैसे ओवरकम करना है। तो ये फ़ीडबैक लेने और देने के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फ़ीडबैक ये रिएक्शन होता है हमारे रेस्पॉन्स के ऊपर टीचर का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से क्या मुराद है? सर मैं बताऊं इसका? जी assessment of learning, presumptive assessment, all the assessment or course to
demonstrate the achievement performance of the student. For example, portfolios है, norm reference test है, criterion reference test है, और the example of assessment of learning. ठीक है, यानी वो असेसमेंट जो हम कब करेंगे जी at the end of the course or lesson. ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप क्लास में पढ़ा रही हैं तो आप असेसमेंट फॉर लर्निंग में सबसे पहले असेसमेंट। ज़किया जब भी आप या टीवी बंद कर दें या फिर क्लास अटेंड कर लें प्लीज़। जी कौसर इजाज़ साहब, आपकी टीवी सर आपने क्वेश्चन, एक सेकंड मैं म्यूट कर दूं, शायद उनको ऐसे समझ नहीं आ रही। जी आप बताइएगा। सर आपने क्वेश्चन किया था कि मैं अगर क्लास में पढ़ा रही हूँ तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए सबसे पहले असेसमेंट कौन सी करूँगी, और आपने उसका आंसर दिया कि प्लेसमेंट असेसमेंट करूँगी। तो मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही है कि क्लास में जो टीचर है वो कैसे प्लेसमेंट करेगा, वो तो पहले प्रोसीजर एक हो नहीं चुका। मतलब एक बच्चा जो है वो टेस्ट देके या क्लास में एडमिशन हुआ है तो वो टीचर कैसे करेगा क्लास में। हमने बात ये की है कि प्लेसमेंट असेसमेंट और डायग्नोस्टिक दोनों स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। अब जो प्लेसमेंट असेसमेंट है इसकी एक कैटेगरी है रेडीनेस असेसमेंट या रेडीनेस टेस्ट, ठीक है। तो रेडीनेस टेस्ट जो है ये या रेडीनेस असेसमेंट ये स्टार्ट में, ये भी स्टार्ट में ही होती है। ये टीचर करता है जब वो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हो, तो प्रीवियस नॉलेज को जज करने के लिए और उस नॉलेज को न्यू प्रेजेंटेशन के साथ लिंक करने के लिए दो जो है वो इसके आप कह लें कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे जब टीचर कर लेता है उसकी रेडीनेस असेसमेंट तो उसे आइडिया हो जाता है कि मैंने इसके न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक कैसे करना है या कैसे पढ़ाना है। तो जो प्लेसमेंट असेसमेंट है वो नो डाउट पहले हो चुकी होती है। अब किसी हम कोर्स को या ग्रेड को स्टार्ट करते वक्त जो असेसमेंट हम स्टार्ट करते हैं वो नो डाउट प्लेसमेंट असेसमेंट ही होती है, ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट असेसमेंट की ही एक कैटेगरी, जैसे मैंने शायद पहले भी बताया होगा आप लोगों को, कि रेडीनेस असेसमेंट है जो कि इसके अंडर ही आती है, प्लेसमेंट के अंडर ही। जी तो दोनों जो है ये हम स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन करते हैं। जी क्लियर हुआ? तो सर क्लास में टीचर तो नहीं ना फिर करवाएगा प्लेसमेंट असेसमेंट? रेडीनेस असेसमेंट है और डायग्नोस्टिक है। जी ओके थैंक यू। जी क्वेश्चन मेरा था डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट असेसमेंट, कौन करेगा जी डिफरेंशिएट? जी साकिबा मलिक। सर प्रोसेस असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, ये डिस्क्राइब करती है कि हाउ लर्निंग इज, और सर कैसे हमारी लर्निंग जा रही है, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो किस तरह से जा रहा है, स्टूडेंट को किस हद तक समझ आ रही है उस चीज़ की। और जो प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास आफ्टर लर्निंग प्रोसेस होगी, जो एट द एंड होगी फाइनल रिजल्ट जैसे होता है, या जो ओवरऑल स्कोर होते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट हैज बीन लर्न, स्टूडेंट ने कितना सीख लिया है, क्या कुछ वो किस लेवल पे हैं इस वक्त। इसकी एग्जांपल दे दें दोनों की एक एक। सर ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस में ये आएगा कि हम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो असेसमेंट करेंगे। हम देखेंगे कि जो वो सर जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हम स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे, हम कोई भी पढ़ा रहे हैं हम उनसे करेंगे, हम देखेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं या ड्यूरिंग टीचिंग जो क्वेश्चन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोई और बता सर? फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव होती है और दूसरे में समेटिव होती है। यस फॉर्मेटिव एंड समेटिव होगी। प्रोसेस जो है वो फॉर्मेटिव होगी और प्रोडक्ट जो है वो समेटिव असेसमेंट होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो जो है ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड क्यों कलेक्ट किया जाता है? फॉर असेसमेंट। जी असेसमेंट, इसके अलावा improve learning, to learning progress develop, तो learning progress के लिए, और जी सबसे पहला सर लर्निंग प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, स्टूडेंट के बेस्ट वर्क के सैंपल्स, या स्टूडेंट के बेस्ट वर्क के लिए, और
लर्निंग प्रोग्रेस के लिए। लर्निंग प्रोग्रेस के लिए। और सर ऑथेंटिक असेसमेंट के लिए। ऑथेंटिक असेसमेंट होती है इस, यानी इससे जो असेसमेंट होगी वो ऑथेंटिक होगी। और सबसे पहले हम जो पोर्टफोलियो है एटीट्यूड ऑफ लर्नर भी सही है, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स की मेजर करती है। यस, उसके लिए भी हम उनको मेजर करने के लिए ये तो जी 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 चलें। सर एवेल्युएशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखने, स्ट्रेंथ और वीकनेस, यस ये वो पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एक बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए पोर्टफोलियो कलेक्ट करते हैं कि बच्चा उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। उसके बाद फिर हम अपनी टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे की असेसमेंट करने के लिए और उसके कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन को मेजर करने के लिए, बच्चे के बेस्ट वर्क को, बच्चे का जो एप्टीट्यूड है उसको देखने के लिए हम ये असेसमेंट करते हैं। मैं क्लास पढ़ाना पे क्लास तो बाद क्वाक रखी वन बच्चा आने में वो क्लास पढ़ाना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, कौन डिफ़ाइन करेगा सिंपल वर्ड्स में? मैं करूं? जी आप फरमाइए। फिर मैं करूं इसका। सर पोर्टफोलियो इज पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। जी पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। अच्छा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क इन पोर्टफोलियो? टीचर। टीचर टीचर होता है, सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो की टाइप्स कितनी हैं? जी सर बेसिकली 3 हैं। जी कौन सी? तो ये है प्रोसेस पोर्टफोलियो जिसको वर्किंग पोर्टफोलियो भी कहते हैं, शो केस है और डॉक्यूमेंट्री है। प्रोसेस, शो केस एंड डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस हद तक पोर्टफोलियो जो है उसकी असेसमेंट करते हैं अपने स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर, तो क्या जवाब होगा आपका? क्या आप भी पोर्टफोलियो या स्टूडेंट का रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं? सर उनका बेस्ट वर्क तो कलेक्ट करते हैं ना जी। यस सर, इसी में जो मैनुअल दिया गया ना पोर्टफोलियो है ना, ये कलेक्ट करना मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि मोस्टली शो केस पोर्टफोलियो ही यूज किया जाता होगा। नहीं, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि हम स्कूल में क्या कर सकते हैं या स्कूल लेवल पे करते हैं पोर्टफोलियो कलेक्शन या इससे असेसमेंट करते हैं? सर जो ईसीसी क्लासरूम में ना, उसमें जो टीचर गाइड मैनुअल है उसके साथ ही वो दिया गया है कि बच्चे की किस तरह से पोर्टफोलियो हमने कंबाइन करना है और फिर उसकी असेसमेंट या उसकी ग्रेडिंग वगैरह का भी क्राइटेरिया दिया गया है कि क्या तो किसी हद तक स्कूल्स में सर वही बात कर रही हूँ कि हमें अपने, मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि रहा है तो हम अपने स्टूडेंट्स की मतलब आप कह लें कि जिनका बेस्ट वर्क था ना वो कलेक्ट करते होते थे और उसके हिसाब से ग्रेडिंग भी देते थे। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर। जी जी फरमाइए। सर यहाँ पर सब लोग यही बात कर रहे हैं बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो में सिर्फ बेस्ट वर्क ही नहीं आता। आप लोग इसमें सन की जो बात थी या एक और कैंडिडेट ने भी ये बात की थी कि इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों ऐड होते हैं। आप लोग बेस्ट वर्क इससे कंसीडर नहीं कर सकते। मैं पोर्टफोलियो बनाती रही हूँ, अगर किसी का काइट से ताल्लुक है तो हाँ जी। मैंने पर्पसफुल कलेक्शन कहा था, बेस्ट वर्क नहीं कहा था। नहीं मैंने इससे पहले की बात कर रही हूँ। जी सवाल मेरा दोबारा सुने, चलें बहस को छोड़ें। कौसर का आपके सवाल पे उन्होंने जो है ये अपना कमेंट नहीं दिया, उन्होंने वैसे जनरल बात की है। सवाल ये है कि क्या हम स्कूल लेवल पे पोर्टफोलियो कलेक्ट करते हैं या नहीं करते? अगर करते हैं तो किस लेवल पे? नहीं करते। नहीं करते जी। सर करते हैं डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो। सर डॉक्यूमेंट्री पोर्टफोलियो भी तो करते ही होंगे ना, फाइनल प्रोडक्ट नहीं करते हम? यस, हम स्कूल लेवल पे करते हैं लेकिन बहुत ही माइनर लेवल पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ किसी बच्चे ने कोई स्पीच लिखी, कोई पेंटिंग की, कोई ड्राइंग की, तो हम उसको अपने समटाइम हमारे यहाँ स्कूल्स में वो जो स्कूल की दीवार के ऊपर भी छोटे छोटे चार्ट्स और पेंटिंग लगी होती है जो कि हमारे बच्चों ने ही बनाई होती है, नीचे नाम भी लिखा होता है। जैसे इसका कलेक्ट करने का
एक फॉर्मल प्रोसेस है वो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन किसी हद तक हमारे यहाँ पोर्टफोलियो कलेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ हम होमवर्क देखते हैं, ठीक है। हम पोर्टफोलियो असेसमेंट नहीं करते, ये याद रखिएगा। हमारे यहाँ पोर्टफोलियो असेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है सवाए यूनिवर्सिटी लेवल पे। यूनिवर्सिटी लेवल पे हम सिर्फ उस बच्चे को जो असाइनमेंट देते हैं वो असाइनमेंट एक किस्म का पोर्टफोलियो होता है, तो उससे हम जो है बहुत ही थोड़े पैमाने पे उसकी असेसमेंट करते हैं। उस असाइनमेंट के कुछ मार्क्स होते हैं या प्रेजेंटेशन जो चार्ट्स वगैरह वो बनाता है। इसके अलावा स्कूल लेवल पे पोर्टफोलियो असेसमेंट नहीं होती, लेकिन ये है कि हम उसका रिकॉर्ड किसी हद तक कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है मैं जी कुछ मैं कुछ बताना चाहती हूँ इसमें। सर अगर किसी ने कायद से पढ़ा है, बीएड ऑनर्स किया है, तो उन्हें पता है पोर्टफोलियो क्या होता है। कायद सर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ क्योंकि मैं पोर्टफोलियो बनाती रही हूँ। इसमें बेसिकली जो स्टूडेंट की अगर बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट के हर चैप्टर का वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा जाता है इसमें, और हर चैप्टर का। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट के पॉइंट्स रखे जाते हैं, उसमें भी वीक और स्ट्रॉन्ग। लास्ट में फाइनल टच दिया जाता है। को करिकुलम एक्टिविटीज का बड़ा रिकॉर्ड होता है उसमें। ये सिर्फ एक पॉइंट पे बेस्ट ऑर्गेनाइज, बेस्ट वर्क इसे नहीं हम कंसीडर कर सकते। इसमें दोनों पॉइंट्स जो है ना वो शामिल होंगे। टीचर के पॉइंट्स भी होते हैं इसमें, पेरेंट्स के रिव्यूज भी ऐड होते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ मुझे याद है कि 2000 और ये प्रैक्टिकल नहीं होता हमारे स्कूल में, और ना ही कॉलेजेस में भी नहीं है। जी हमारे यहाँ नहीं है। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट्स थी। प्रोग्रेस यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी हद तक मैंने बताया आपको कि असाइनमेंट की हद तक है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स थी। जो बात कीर्जा कर रही है प्रोग्रेस रिपोर्ट में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसका जिक्र किया जाता था, मेंशन की जाती थी। बच्चे की प्रोग्रेस वीकली और मंथली बेसिस पे रिपोर्ट पेरेंट्स को की जाती थी। बहरहाल पोर्टफोलियो फॉर्मली हमारे यहाँ हमारे तालीमी इदारों में कलेक्ट नहीं किया जाता। फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट को कौन डिफरेंशिएट करेगा? जी एग्जांपल्स के साथ प्लीज़, क्लासरूम एग्जांपल के साथ। जी अभी फॉर्मल असेसमेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक वे होती है। जब फॉर्मल असेसमेंट सिस्टमैटिक वे होती है, प्री प्लान्ड होती है। लाइक जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं या हमारे स्कूल में जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं। और इनफॉर्मल असेसमेंट जो है वो डेली बेसिस पे होती है। जैसे हम क्लास में टीचर ऑफ एंड ऑन स्टूडेंट से लेती है विदाउट एनी प्लानिंग, जैसे किसी भी अपने टॉपिक को जज करने के लिए कि स्टूडेंट ने कितना नॉलेज गेन किया हुआ है। मतलब वो प्री प्लान नहीं होती या अनाउंस्ड नहीं होती। आप अपने स्कूल में एक टेस्ट लेती हैं जिसे हम दिसंबर टेस्ट कहते हैं, ये फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल? फॉर्मल होगा। तो ये फॉर्मल होगा क्योंकि हम उसकी बाकायदा डेट शीट देते हैं, हम डेट अनाउंस करते हैं, पेपर्स बनते हैं, रिजल्ट अनाउंस करते हैं, तो सर ये फॉर्मल होता है। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बल और नॉन वर्बल असेसमेंट में क्या डिफरेंस है? सर वर्बल असेसमेंट वो असेसमेंट है जिसमें लैंग्वेज का यूज हो। लैंग्वेज का यूज हो, फॉर एग्जांपल सर फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं बच्चों से या हम रिटर्न में दे रहे हैं, तो वो वर्बल असेसमेंट होगी। ये नॉन वर्बल, क्या हमारे यहाँ नॉन वर्बल असेसमेंट की जाती है बच्चों की लेवल पे? और अपना माइक ऑफ करें जी। सर नॉन वर्बल असेसमेंट जो है ये यूजिंग पिक्चर्स, डायग्राम्स, गेस्चर्स एक्सेट्रा। हमारे स्कूल्स में नॉन वर्बल असेसमेंट की जाती है? जी सर। सर ये छोटे बच्चों की जाती है, ईसी के लेवल पे बच्चों की जाती है। प्राइमरी लेवल पे बच्चों की असेसमेंट की जाती है डिफरेंट पिक्चर्स को आपस में मैच करने के लिए। बाकी हायर इससे ऊपर हायर लेवल पे स्कूल एलिमेंट्री सेकेंडरी लेवल पे नहीं होती हमारे यहाँ। प्राइमरी लेवल तक सर जो हमारा इसका 9 टाइम जी सर जो हमारा 9th 10th प्रैक्टिकल में वाइवा होता है तो वो वर्बल में आएगा ना, वर्बल असेसमेंट में। वो तो वर्बल है प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से रिलेटेड जी। ये कॉलम मैचिंग में कुछ पिक्चर्स होती हैं, इवन 5th ग्रेड पे भी हमारे पैक के एग्जाम में कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनको मैच करना होता है। बहरहाल ये ग्रेड 1 और 2 और ईसी लेवल तक जो है ये ज़्यादातर यूज़ होती है। नॉन वर्बल असेसमेंट हमारे यहाँ इससे ऊपर नहीं होती। बाकी सर जो अब हमारा इवन के फ्रैक्शन
इवन के फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस वगैरह 5th क्लास तक या 6th तक भी फ्रैक्शंस हैं, तो वो भी जब उसको मैचिंग या फुलफिल या कलर करने के लिए दिया जाता है तो वो भी इसी असेसमेंट में आएगा, नॉन वर्बल में ही। वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो माइक्रो लेवल सर जो हमारा एलएनडी टेस्ट होता था टैब पे, वो भी तो नॉन वर्बल में, सर वो नॉन वर्बल में आएगा? जी वो नॉन वर्बल में, उसका कुछ पोर्शन, सारा नहीं, लेकिन वो जो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन है वो नॉन वर्बल आप उसको कह सकते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होता है? सब्जेक्टिव असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या होती है? सर मैं बताऊं? जी सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को हम उसकी मेजरमेंट करते हैं बच्चे की। फीचर हो गया ये। सर मैं बता दूं? जी बता दें। जी बताएं। The question in a single way, this is called objective test या assessment. When a student respond or answer the question which यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन उसके आंसर हों या एक ही आंसर को मुख्तलिफ वेज में पेश किया गया हो, तो ये सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है। जब एक स्टूडेंट किसी सवाल का सिर्फ एक जवाब सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर आपकी आवाज़ ही नहीं सही आ रही, वो बहुत कम आ रही है। जी बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर है मेरी? सर अब क्लियर हुई है। जी सर अब आई है। चलें, जो कौन बताना चाह रहा था जी प्लीज़। सर मैं बताना चाह रही थी। जी जी सर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो है ये एक तो जिसका एग्जैक्ट एक आंसर हो और ये कन्वर्जेंट फॉर्म में आंसर दिया जाए, और जो सब्जेक्टिव होती है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में हो या रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में हो, और इसको डाइवर्जेंट यानी एक से ज्यादा आंसर जिसको दिए सके स्टूडेंट उसको एग्जांपल दें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ये सर ऑब्जेक्टिव की ऐसे टाइप टेस्ट जो है सब्जेक्टिव टाइप हैं, और एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स दीज आर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। दे रही थी जी। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल एमसीक्यूज हैं, और सर और जो सब्जेक्टिव हैं वो एसेज हैं, चाहे जो एक्सटेंडेड है यानी 5 वर्ड्स दे दें, चाहे भी लिमिट कर दें या अनलिमिटेड हो, तब भी सब्जेक्टिव ही होते हैं। थैंक यू जी। कन्वर्जेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है? जिससे पूछूं मैं जी, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, वही बताएगा, इसके अलावा किसी और को बोलने की इजाज़त नहीं है। अब बहुत हो गया सब्र, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, जो नहीं बोल रहे अब उनकी शामत है। जी मदीहा उमर साहिबा मौजूद हैं आप? जी सर, नो डिफरेंस ऑब्जेक्टिव एंड कन्वर्जेंट में। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम होते हैं। चलें, सर ऑब्जेक्टिव में भी ओनली वन आंसर आता है, कन्वर्जेंट में भी। जी महरीन रियाज, डाइवर्जेंट और वालेकुम सलाम, डाइवर्जेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है? सर डाइवर्जेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, सर डाइवर्जेंट तो होते हैं जिसके ज्यादा वो हो आंसर्स हो ना, तो सॉरी सर, सॉरी नहीं बता सकती भी। कोई बात नहीं। महरवी जी महरवी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है जी, प्लीज़ फरमाइए। फरिया जावेद। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन मेरा ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डाइवर्जेंट क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है? एग्जांपल्स के साथ बताएं। सर ऑब्जेक्टिव में सिंगल आंसर होता है किसी भी क्वेश्चन का, और डाइवर्जेंट में एक क्वेश्चन के ज्यादा आंसर होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स बताएं, एग्जांपल्स के साथ जी, जल्दी से एग्जांपल्स दें सर। फिर नेक्स्ट चलो मैं। सर सब्जेक्टिव में जिस तरह क्वेश्चन होता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब करें कुछ पॉइंट्स में, जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस की एग्जांपल याद आ रही है आपका? जी नहीं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है मिसबा से। जी मिसबा हनीफ साहिबा, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की एग्जांपल दे दें। मिसबा हनीफ।
सॉरी सर। अक्सा। जी जी सर मैं बता रही हूँ। जी मिस में बता रही हैं, चलें बताएं। सर ओपन एंडेड ऐसा क्वेश्चन जिसका मतलब कि हमने एक से ज्यादा मतलब आंसर्स हो सकते हैं। ओपन ठीक है, एंडेड और और क्लोज क्लोज एंडेड जिसका सिर्फ एक ही आंसर होगा। मैं बताऊं? जी बताएं। चलें सर मैं बताऊं? सर जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें हमें जो है ना एक लिमिट तक नहीं रखा जाता, हम फ्री टू आंसर कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में अपने व्यूज लगा सकते हैं। लेकिन जो क्लोज एंडेड है उसमें हमें कहा जाता है कि इस लिमिट से ज्यादा आपने एक्सटेंड नहीं करना। एग्जांपल्स मैंने पूछ ही आपको दिए, एग्जांपल बताएं मुझे इन दोनों की, सवाल समझा करें फिर जवाब दिया करें। मैंने पूछा था सर कैन आई टेल? जी बताएं। एग्जांपल्स मैं बताऊं? जी सर क्लोज एंडेड की एग्जांपल्स है कि जैसे 10 रीजंस लिखे, 10 कॉजेज लिखे, और जो ओपन एंडेड है उसमें हम यानी ऐसे टाइप लिख के कह देते हैं कि आप इसको अपने वर्ड्स में बयान करें या इन डिटेल बयान करें। उसमें हम कोई लिमिटेशंस नहीं देते कि इतने पेजेस पर हो या इतने पॉइंट्स हो, लेकिन क्लोज एंडेड में हम कहते हैं इतने पॉइंट्स हो। ठीक है, थैंक यू जी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं? सर मैं एग्जांपल दे दूं? जी दे दें। सर ये अगर हम ओपन एंडेड के लिए क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ड्रॉप आउट इन पाकिस्तान। अब इसके डिफरेंट रीजंस हैं और हर बंदे के लिए वो डिफरेंट हैं। किसी इलाके में कुछ होंगे, किसी में कुछ होंगे, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर हम लिख कहते हैं कि 2019 की पॉलिसी की मेन रिकमेंडेशन लिखें तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। हम कोई इजाफी चीज़ नहीं लिख सकेंगे, वही लिखेंगे जो कि उसमें दी हुई है। बिल्कुल, जैसे कायदे आज़म के 14 नुकात। सर मैं भी दे दूं? जी चलिए लास्ट एग्जांपल आप भी दे दें, बाकी लोग माइक ऑफ कर लिया करें। जी प्लीज़। जी सर, फॉर एग्जांपल जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उसमें ये कहते हैं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, और अगर क्लोज एंडेड कर दें तो वो कह देते हैं जी राइट डाउन द 5 रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। थैंक यू। स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस की सॉरी टेस्ट की जो है वो इनको डिफरेंस इनका कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगी। चलिए बताएं। सर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं वो एक्सपर्ट भी करते हैं, और ये बैलेंस टेस्ट होते हैं, वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं। इसके अलावा ये इंटायर कोर्स को जो होता है कवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें हमने आइटम को जो होता है ना एनालिसिस किया जाता है। जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं वो टीचर डेवलप करता है, इनको टीचर में टेस्ट भी कहा जाता है, और इनका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, लेस एक्यूरेट होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एनालिसिस नहीं किया जाता। आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज होता है? सर स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, थैंक यू। टेस्ट टाइप्स ऑफ टेस्ट कितनी होती हैं? एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में एनालिसिस ऑफ आइटम इज नेसेसरी। सर ये क्यों जरूरी है इसमें? सर ये तो एक्सपर्ट्स बनाते हैं, फिर इसमें क्यों एनालिसिस जरूरी है? देखिए जो एनालिसिस, अपने माइक ऑफ कर दिए करें, 4 लोगों के माइक ऑन है प्लीज़, अल्लाह की बंदी हो, माइक ऑफ कर दिया करें, बात आपकी मुकम्मल हो जाए। तो एनालिसिस ऑफ आइटम इसमें इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हर आइटम को देखा जाता है कि ये जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉलेज लेवल का है या एवेलुएशन लेवल का, तो जिसके लिए ये बनाया गया है, जो ऑब्जेक्टिव इसने अचीव करना है, क्या ये उससे मुतालिक है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ये उससे मुतालिक है तो क्या ये मुतालिका कोर्स कंटेंट से, जिस एरिया से इसको लिया जाना चाहिए था वहाँ से लिया गया कि नहीं लिया गया। तो इसमें एनालिसिस ऑफ आइटम ज़रूरी होती है। अब अगली बात यह है कि ये क्यों ज़रूरी होती है। वो तो एक्सपर्ट्स बना रहे होते हैं जिनको पहले से पता होता है, तो वो जो एक्सपर्ट जब बनाते हैं तो इसको एनालाइज करके बनाते हैं। ये नहीं होता कि अपनी मर्ज़ी से कहीं से उठा लिया, ऐसे नहीं। आइटम को पहले एनालाइज किया जाता है, देन उसको जो है वो उसमें टेस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम कहते हैं कि एनालिसिस ऑफ आइटम इज़ नेसेसरी। नहीं सर, ये जो एनालिसिस है ये एक्सपर्ट्स ही करेंगे? हाँ, या फिर ये जब इम्प्लीमेंट नहीं, ये जो टेस्ट का एनालिसिस है, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, वो बनाते भी खुद हैं और एनालिसिस भी करते हैं, यानी आइटम को एनालाइज करके फिर उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ये आपके जो बोर्ड के पेपर बनाए जाते हैं, ये ऐसे नहीं होता कि एक बंदे को कहा जाता है कि आप जी केमिस्ट्री का पेपर बना दें, नहीं ऐसे नहीं होता।
इसके लिए बाकायदा पे टीम बनती है कि जी हमें 15 पेपर बना के दें, 15 लोग अपने अपने पेपर बना के देंगे। अब आगे इसकी सिलेक्शन के 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। वो मेथड्स ये हैं कि उन 15 पेपर्स के आइटम्स को मिक्स कर दिया जाता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स कर दिए जाएंगे, MCQs मिक्स कर दिए जाएंगे और उनसे फिर पेपर एक से बनाया जाएगा। एक ये तरीक़ाकार होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि एक पूरा पेपर उठा लिया जाता है किसी एक राइटर का, ठीक है, आइटम डेवलपर का, तो वो जो है वो पेपर जो है वो एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। ये दो मेथड्स होते हैं। अब जब ये बनाने वाला भी एक्सपर्ट है, सेटर भी एक्सपर्ट है, ठीक है, तो वो दोनों इसको एनालाइज कर रहे होते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और जी सर मैं ये कहना चाह रही थी क्योंकि ये आइटम एनालिसिस के बाद एक्सपर्ट ही टेस्ट बनाते हैं, इसलिए इसको नॉन फ्लेक्सिबल कहते हैं। और जो टीचर मेड होता है वो आइटम एनालिसिस नहीं होता, इसलिए उसको इनफ्लेक्सिबल कहते हैं, यानी वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। जी बिल्कुल। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इनफ्लेक्सिबल होता है क्योंकि वो एक स्क्रीनिंग से गुजर चुका होता है, और जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है वो तो चूँकि टीचर अपनी मर्ज़ी से उसमें जो हम अक्सर ऐसे करते हैं कि क्लास में पेपर ले रहे होते हैं, अच्छा चलें इस सवाल को काट के ये सवाल लिख लें, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी टीचर में टेस्ट में अवेलेबल होती है। जबकि जो चाहे इवन हमारी यूनिवर्सिटीज़ के टीचर भी हमारा जो पेपर बनाते हैं तो वो भी सम टाइम हम अब जी अच्छा चलें ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, नहीं होना चाहिए, चलें इसको रिमूव करके ये सवाल शामिल कर दें। तो जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। आगे जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। अच्छा टाइप ऑफ टेस्ट मैंने पूछा था इससे पहले, किसी ने बताया नहीं है कितनी तरह के होते हैं। जी हसन अली साहब। हसन अली। इरफान महमूद साहब, मेल आप लोग भी थोड़ा सा बोला करें क्लास में। जी मैं बताऊं। हसन अली, इरफान महमूद। क्राइटेरियन में हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं, उससे क्राइटेरिया के मुताबिक पास करना है। जिससे हमारा 33% है वो क्राइटेरियन रेफरेंस है, 33 पे पास होते हैं और इससे वे लोग जो फेल होते हैं। और नॉर्म रेफरेंस में एक स्टूडेंट के रेफरेंस से देखते हैं, उसमें परसेंटाइल अप्लाई होता है। सर थैंक यू जी। महरीन रियाज। जी सिद्रा इजाज़त, माइक ऑफ कर दिया सर। 2 तरह के होते हैं टाइप टेस्ट, 2 तरह के होते हैं सर जी। कौन बाय पर्पस और बाय मेथड। बाय पर्पस और बाय मेथड। जो बाय मेथड होते हैं उसके अंदर जो है हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ जाते हैं, और जो बाय पर्पस होते हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ऑब्जेक्टिव है इसमें कितनी तरह के टेस्ट आते हैं सर? ऑब्जेक्टिव में बताओ। जी बताएं, आप बता दें। सप्लाई टाइप और सिलेक्शन टाइप, सब 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स। SAQ स्टैंड फॉर SAQ। मैं बताऊं? जी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। SAQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। SAQs stands for फ्रीक्वेंटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने FAQs नहीं पूछा, शॉर्ट आंसर SAQs। जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ओए अल्लाह के बंदो, मैं S कह रहा हूँ नॉट F। सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। SAQs आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस का। जी क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस को कौन डिफरेंशिएट करेगा क्लासरूम एग्जाम्पल के साथ? अच्छा आप लोग एग्जाम्पल नहीं बताते, डेफिनेशन मेरा पूछने का मकसद ही नहीं है आप लोगों से, मुझे पता है आप लोगों को रटी हुई हैं या आती हैं, इसका समझ है। एग्जाम्पल साथ बताएं। आप मुझे नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस की एग्जाम्पल बताएं, कौन बताएगा? वहाँ इंटरव्यू में आपसे क्लासरूम एप्लीकेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती हैं। जी जी मैं बताऊं सर? जी बताएं। नॉर्म के साथ कंपैरिजन किया जाता है परफॉर्मेंस को, और जो क्राइटेरिया की एग्जांपल यही है कि इसमें हम परसेंटाइल टेस्ट यूज़ करते हैं, यानी एक बच्चे की अगर परसेंटाइल ये है कि उसके 21% आता है, तो इसका मतलब ये है कि 20% बच्चे जो हैं वो उससे बिलो हैं,
और जो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है उसमें क्राइटेरिया होता है कि कितने, वो ग्रुप बेस्ड होता है, ग्रुप परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, उसमें क्राइटेरिया दिया जाता है कि परसेंटेज टेस्ट यूज होता है, कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए और कितने परसेंट बच्चे फेल हुए। थैंक यू जी। एग्जांपल्स जो है इसकी कौन बताएगा, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस की? सर मैं बताती हूँ। नॉर्म रेफरेंस में हम जो है इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है कि जैसे क्लास में हमने कोई टेस्ट लिया है तो हमने देखना है कि एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के उन्होंने कितने नंबर गेन किए हैं और क्या उनमें फर्क है। यानी कि इंडिविजुअल्स के दरमियान में हमने क्लास के 2 ग्रुप्स बना लिए हैं, तो उनके दरमियान में हमने कंपैरिजन करना है। और क्राइटेरिया जो है उसमें हमने क्राइटेरिया रख लेना है कि जो मेडिकल है, एंट्री टेस्ट है। सुने ना मेरी बात सुने सर, क्राइटेरिया में हमने क्राइटेरिया बना लें, जैसे हमारे एंट्री टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है कि उसमें जो 90% लेगा तो वही एलिजिबल होगा। तो सर ये फर्क है क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस में। आपने बात की है कि नॉर्म रेफरेंस में हम जो है वो ग्रुप बना लेंगे, ऐसे है? सर वो पढ़ा तो यही था कि इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है कंपैरिजन। एग्जांपल जी, किसी ने एग्जांपल नहीं दी अभी तक इसकी। जी सर मैं क्लास में। अच्छा, आपने माइक तो ऑफ कर दे। मैं तो थक गया हूँ आप लोगों के माइक ऑफ कर करके। क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को, पता नहीं। सर मैं बताऊं, एक सेकंड एग्जांपल आप बाद में दीजिएगा, मैं इनको थोड़ा सा। अब 15 लोगों के माइक ऑन, अल्लाह के बंदों को खौफ खुदा करें, इतना शोर है समझ ही नहीं आती। माइक ऑफ कर दें, जिसने बात करनी हो, एक बंदी बात करे, माइक ऑफ कर दें। छोटा सा काम है, मैं इधर लगा होता हूँ सारा दिन आपके माइक ऑफ करने में। जी कौन बताना चाह रहे हैं? आप माइक ऑन करके कोई बंदी बात कर ले, बंदा बात कर ले। जी सर मैं बताऊं? जी नूर बताएं। हिना आप बता दें। जी सर जो क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं सर, इसमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी किन्जा आप बताना चाहती हैं, आपका हैंड रेज है। सर जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है एमडी का पता नहीं कब समझेंगे आप लोग। मैं जिससे पूछता हूँ वो बताए सिर्फ, प्लीज। जी किन्जा। सर क्राइटेरियन रेफरेंस की एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी कि इसमें जो है हम क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। सपोज अगर आपने पेपर लिया है तो उसमें आप क्राइटेरिया सेट करेंगे कि 70 मार्क्स जिस जो है ना वो जो लेगा वो नेक्स्ट जो है वो उसमें क्लास में प्रमोट होगा। तो इसमें हम ये क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। इसमें हम पोजीशंस भी बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। सर नेक्स्ट जो है वो नॉन रेफरेंस टेस्ट में बेसिकली स्टूडेंट की अचीवमेंट को देखा जाता है, स्टूडेंट की अचीवमेंट को रैंकिंग कर देते हैं। इसका पेपर से भी ताल्लुक है। आप टेस्ट सिंपल जो क्लास में टेस्ट ले रहे हैं उसमें भी आप स्टूडेंट की अचीवमेंट ही चेक कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एसएलओ से इसका ताल्लुक होता है, नॉन रेफरेंस टेस्ट का। इसमें इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को हम देख रहे होते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कितनी जो है ना वो अच्छी आई है। जी थैंक यू सो मच। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्यों प्रिपेयर किया जाता है? जी सर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की सर एग्जांपल बता दें। जी बता दें सर, आप बता दें। क्राइटेरियन रेफरेंस की है कि आपने एक टारगेट सेट कर दिया है कि 6 चैप्टर में से जो बच्चा इस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा वो बच्चा जो है नेक्स्ट ग्रेड में या अगले उसमें दिसंबर टेस्ट के बाद फाइनल टर्म के पेपर वही दे सकेगा। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर आपने पढ़ा लिया है तो आप जो है आप कहते हैं कि ये जो बच्चा इस चैप्टर के टेस्ट में क्वालिफाई करेगा उसको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज़ वो इस चैप्टर को जब तक तैयार नहीं करेगा उसको आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। अब वो आप उसकी असेसमेंट करते हैं कि ये फिक्स क्राइटेरिया आपने बना लिया है कि इसको पास करना है। मसलन इसकी परसेंटेज आप बना देते हैं, पासिंग क्राइटेरिया आप बना देते हैं, इसका पासिंग क्राइटेरिया आप बना देते हैं, डिवीज़न आप बना देते हैं,
इस तरह की कोई भी जो भी आप क्राइटेरिया सेट करते हैं, कोई परसेंटेज का, पासिंग का, डिवीज़न का, एक चैप्टर की कंप्लीशन पे उसमें जो है वो इतने % मार्क्स लेने का, तो ये आपका क्या कहलाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। जबकि नॉर्म रेफरेंस में आपका जो सोल ऑब्जेक्टिव होता है इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट करने का होता है कि इंडिविजुअल्स कौन किस लेवल पे क्लास में फॉल कर रहा है, किसकी क्या पोजीशन है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि टेबल ऑफ स्पेसिफिक। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो सिचुएशनल बेस है। वो ये है कि यहाँ पे मोस्टली लोग टीचर हैं, आप भी AU हैं, तो आप अपने प्रीवियस का जो जॉब का एक्सपीरियंस है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप कॉलेज लेवल पर? सर आप जवाब दे सकते हैं इसका, या बाकी कैंडिडेट जो भी हैं। लेसन प्लानिंग जिस तरह भी है, या हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है, किस तरह हम उसको। ये सवाल आपका रेलिवेंट वैसे नहीं है आज के टॉपिक से, लेकिन इसका जवाब जो मुझसे आप लेना सर रेलिवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने नहीं रेलिवेंट आज के टॉपिक से नहीं है, असेसमेंट नहीं, इसको नहीं पढ़ रहे। चलें, आप में से इस जो जवाब इसका देना चाहे दे दे। मैंने आपने शायद मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, जो मैंने एक फॉर्मेट आपको शेयर किया था, तो उसमें मैंने लास्ट जो 2-3 स्टेटमेंट्स थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं जो है वो कैसे क्यों ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, कॉलेज लेवल पे क्यों आना चाह रहा हूँ, और कैसे मैं अपनी प्रैक्टिसेस को जो मैंने सीखा या जो लर्निंग टेक्निक्स हैं, टीचिंग लर्निंग जिसकी मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ स्कूल लेवल पर, इनको मैं जो है इजीली जो है वो अप्लाई कर सकूँगा कॉलेज लेवल पर। क्योंकि हमारा तो ज़्यादातर कंसर्न इसी चीज़ के साथ होता है, क्लासरूम की जो टीचिंग और लर्निंग है इसको इम्प्रूव करने के हवाले से मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल हमारा एक जॉब डिस्क्रिप्शन में हमारा एक समझ लें कि एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो हर स्कूल से हर महीने हमने 2 लेक्चर ऑब्ज़र्व करने होते हैं लेसन्स टीचर्स के, और उसके जो इम्प्रूविंग एरियाज़ हैं वो उनके साथ डिस्कस भी करने होते हैं, और नेक्स्ट मंथ उसको चेक भी करना होता है कि क्या वो एरियाज़ इम्प्रूव हुए हैं या अभी तक इम्प्रूव नहीं हो सके। तो जहाँ से नहीं हो रहे होते तो फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग के बाद हम उसको क्या करते हैं, रीचेक करते हैं। और यही चीज़ें हम जो है वो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो यही बातें जो क्लासरूम अप्रोचेज़ हैं जितनी भी, तो उनको मैं डिस्कस कर लूँगा। अगर अब आपसे अगर सवाल किया जाता है, कोई आप में से बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो आपके जितने भी टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, असेसमेंट के हैं या आपके टीचिंग के हैं या क्लासरूम की एक्टिविटीज़ के हैं, स्टूडेंट की मोटिवेशन के हैं, तो ये आप बता सकते हैं सारे के ये एक्सपीरियंस मुझे है, और मैं जो है इसको कॉलेज लेवल पे इजीली अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जी कोई बताना चाहे इसके बारे में? सर मेरा आज से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। जी जी, पहले इसका जवाब अगर कोई देना चाहे तो दे दे। सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो PPS के टेस्ट होते हैं, टेस्ट होते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं। सॉरी सर मेरा एक क्वेश्चन है, नॉर्म रेफरेंस है। सर ये जो हम नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस है, ये हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में ही क्यों यूज होते हैं, ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में नहीं यूज हो सकते? काइंडली इसको क्लियर कीजिएगा। देखिए जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है ना, उसमें जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस है, अब जो हम क्राइटेरिया एक बनाते हैं तो ये बेसिकली जब क्राइटेरिया एक बनाया जाता है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फॉर एग्जांपल इसका ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे की प्लेसमेंट, ठीक है, किसी बच्चे को कहीं पे आप प्लेस कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको डिमोट कर रहे हैं, उसको डिग्री अवार्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्राइटेरियन के लिए यूज़ होते हैं। अब जब आप जो है किसी भी बच्चे को एक फ़ाइनल कोई डिग्री अवार्ड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट, या प्रमोट कर रहे हैं हायर ग्रेड में अगली क्लास में, तो उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कौन सी असेसमेंट आप स्टैंडर्डाइज यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह नॉर्म रेफरेंस है। अब जैसे PPSC का भी सवाल हुआ कि PPSC का जो टेस्ट है ये क्राइटेरियन है या नॉर्म है। अब ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है लेकिन नॉर्म रेफरेंस है, ठीक है। अब नॉर्म से क्या मुराद है? अब इसमें जो मेरिट बनता है, मेरिट कोई फ़िक्स नहीं है कि 40 से ऊपर वाले सारे जो है वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, 50 से ऊपर वाले नहीं, बल्कि मेरिट बनता है इंडिविजुअल स्कोर्स की बेस पे। अब एक इंडिविजुअल के 90 स्कोर्स आ जाते हैं और जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं फॉर एग्जांपल वो 5 हैं, ठीक है। अब उन्होंने एक सीट के लिए 5 लोगों के
इंटरव्यू लेने होते हैं, ठीक है। 5 लोगों को एक पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट करना है। अब होगा यूँ कि उन्होंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 90 से बिलो जितने भी 25 लोग बनेंगे, ठीक है, जिनका मेरिट इस जो हाईएस्ट वाला है इससे कम जितने भी 25 लोग होंगे उनको इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर देना। ये एक नॉर्म रेफरेंस है, टेस्ट है। अब एक इसी तरह ये जो है एक जजमेंट के लिए है, तो स्टैंडर्डाइज है और ये नॉर्म रेफरेंस भी है, ठीक है। तो नॉर्म रेफरेंस और इसके साथ साथ जो क्राइटेरियन रेफरेंस है हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बेस पे हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, कोई फाइनल डिसीजन या फाइनल जजमेंट, सर्टिफिकेट, अवार्ड ऑफ डिग्रीज, सिलेक्शन, ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके लिए जो टेस्ट बनाया जाता है वो स्टैंडर्डाइज होता है हमेशा। नॉन स्टैंडर्डाइज की टेस्ट की बेस पे हम इस तरह के डिसीजन जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं लेते। टेम्परेरी डिसीजन हम ले लेते हैं, वो फिर टीचर में टेस्ट की बेस पे होते हैं। जी जी, किन्जा को कोई कोई बताना चाहे इनके सवाल का जवाब किसी को आता हो या कोई देना चाहे तो जी, कोई है को बताना चाहे कि मेरा ये एक्सपीरियंस क्या था जी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन रिपीट करें जल्दी से प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है प्रीवियस, बहुत से लोग यहाँ प्राइवेट सेक्टर में होंगे, गवर्नमेंट से, वो अपना एक्सपीरियंस किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट लेवल पर, कॉलेज लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सर के एईओ सर का तो बिल्कुल उनके फील्ड के मुताबिक है ना, तो मैं बाकी टीचर्स जो हैं उनसे मैंने क्वेश्चन किया है। चलें कोई सोच ले, मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, ये आपने याद रखने हैं, उसकी बेस पे अपना जवाब आप बना लें। सबसे पहला जो काम होता है ना टीचर का, वो होता है रेपो, टीचर स्टूडेंट रिलेशन, ठीक है। टीचर को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है अपने बच्चे को। जी आप अपने जवाब में बता सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट आप कह लें कि जो आपने चीज़ सीखी है कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कैसे करना है, ठीक है। वो डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है बच्चे को अंडरस्टैंड करना, बच्चे के साथ रिलेशन है, फिर बच्चे को अंडरस्टैंड करना, उसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। फ्रेंडली पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है ये चीज़। देन है बच्चे को अंडरस्टैंड करना, बच्चे के प्रॉब्लम्स क्या हैं, बच्चे का इंटरेस्ट एरिया क्या है, बच्चा किस पेस पे चल रहा है, उसका डेवलपमेंटल लेवल क्या है, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके लिए आप जो है वो डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो बता सकते हैं उसकी, जीन पियाजे की। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने सीखी है वो डिफरेंट लर्निंग टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, ठीक है। कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आपने डिफरेंट मेथड्स प्रैक्टिकली, ये थ्योरेटिकल बातें वहाँ पे आपने नहीं करनी, क्योंकि आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि आपने क्या सीखा है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड सीखा है, ठीक है। आपने ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड सीखा है, फॉर एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हमारे यहाँ साइंस में यूज़ होता है 4th-5वीं लेवल पे, तो ये आपने फॉर एग्जांपल सीखा है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये मेथड्स मैंने सीखे हैं और इनको मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हैं। उसके बाद है असेसमेंट, आप बच्चे की असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, आपने कितनी तरह की असेसमेंट सीखी है, ड्यूरिंग बिफोर क्लास, ड्यूरिंग क्लास, आफ्टर क्लास, ठीक है। इसके साथ साथ आपने बच्चे को फीडबैक कैसे देना है, मोटिवेशन, बच्चे को मोटिवेट कैसे करना है, बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है आपने उसको कैसे असेस करना है। इसके अलावा आपने बच्चे को लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कैसे एजुकेट करना है। तो ये इस तरह की आप 2-4 चीज़ें मज़ीद भी मेरे माइंड में जो थी मैंने आपको बता दी। आप इनको एक लिस्ट बना लें, लिस्ट के मुताबिक आप 1-1, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 1-1, 2-2 पॉइंट्स इसमें ऐड कर दें जो चीज़ें आपने सीखी हैं। आपका जवाब सिंपल होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए और कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, जानदार होना चाहिए। ये ना हो कि आप 2 मिनट अपना जवाब दें और उसमें से निकले कख भी ना। तो थोड़ा सा बेशक जवाब दें, सिंपल सा दें, लेकिन उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी, फिलॉसफी, एविडेंस होना चाहिए जिसकी बेस पे आप बात कर रहे हो। जी सर सिंपली हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, हम अपने बच्चों को जो अगर हम प्राइमरी या एलिमेंट्री लेवल पे टीच कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि बेहतर लेवल पे उसको हम सिखाते हैं या बच्चे हमें अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसी कम्युनिकेशन स्किल को हम हायर लेवल पे भी इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बेहतर तौर पे उनको टीच कर सकते हैं। जी, कोई और बताना चाहे पॉइंट ये कम्युनिकेशन की? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ
सर मैं इसका ये मेरा है आंसर कि स्कूल में हमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ाना पड़ता है। हम कॉलेज लेवल पे जाएंगे, हमारा एक सब्जेक्ट होगा, हमें अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप होगी। तो इसमें ये भी बहुत अच्छा है कि हाँ हम एक सब्जेक्ट को लेकर आगे जाएंगे। यस बिल्कुल। हाँ जी सर ये भी तो पॉइंट हो सकता है कि हम स्कूल लेवल पे लेसन प्लानिंग कर सकते हैं, इसलिए वो हमारी स्किल पॉलिश है, हम कॉलेज लेवल पे भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल ये भी एक अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि हम एज अ रेगुलर टीचर हैं और कंटिन्यूसली हम स्टूडेंट्स के साथ इन टच रहते हैं, तो हम कॉलेज लेवल पे भी इनफैक्ट हमारा ये पॉइंट जो है ना वो स्ट्रांग रहेगा। जी बिल्कुल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का, कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हम क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? क्या आपने कभी सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का पहला पर्पस ये होता है कि आइटम्स के दरमियान बैलेंस चेक करने के लिए या बैलेंस पैदा करने के लिए। दूसरा पर्पस इसका होता है कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और तीसरा पर्पस ये होता है कि टेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वैलिड होने चाहिए। जो टेस्ट आइटम हम डेवलप कर रहे हैं वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करना चाहिए। सही है। क्या आपने कभी, आपसे पूछा जाए कि टेस्ट बनाते हुए टीचर मेड टेस्ट में कभी TOS को यूज़ किया, क्या जवाब होगा? जी यस सर, यूज करते। अगर हमारे पास 5 यूनिट्स का हमने टेस्ट बनाना है तो सबसे पहले हम उसमें आइटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हमने कितने परसेंट क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर में से, कितने परसेंट सेकंड में से और कितने परसेंट थर्ड में से देना है। उसके बाद फिर हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए कितना टाइम एक बच्चा उसके लिए ले सकता है। यानी कि अगर 2 घंटे का पेपर है तो हमारे आइटम्स इस तरह के होने चाहिए कि बच्चा 2 घंटे में उनको आसानी से अटेम्प्ट कर सके। तीसरा ये होता है कि जो टेस्ट आइटम्स के जो सीक्वेंस होते हैं वो या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर बच्चे के जो IQ के मुताबिक टेस्ट आइटम जो है वो डेवलप होने चाहिए। जी और चौथा सर, ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे पास जो, यानी कि हम टेस्ट किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, हमारे टेस्ट आइटम्स उन ऑब्जेक्टिव्स को उस पे पूरा उतरते हो। थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल दें। सिर्फ एग्जांपल देनी है, डेफिनेशन नहीं बतानी। जी एक्सक्यूज मी सर, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर ये जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है ये हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज दोनों में यूज कर सकते हैं? वैसे तो ये स्टैंडर्डाइज में ही यूज़ होता है। ज़ाहिदा रशीद अपना कैमरा ऑफ करें। वैसे तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट या असेसमेंट के लिए यूज़ होता है, लेकिन टीचर मेड के लिए भी आप कर सकते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए भी। ओके सर। हमारे यहाँ होता नहीं है ऐसा। टीचर मेड में इतना कोई नहीं खपता कि पहले एक दिन लगा के वो जनाब अपने ऑब्जेक्टिव और कंटेंट को देखे और फिर आइटम सेलेक्ट करे, लेकिन कर सकते हैं। जी एक सवाल था, एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में की एग्जांपल्स दें, कौन देगा? सर मैं दूं? जी बताएं। सर एम्स की एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ किया कि हम पाकिस्तान में कंप्यूटर या साइंस या टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं। ये हमारा एक एम है। इस एम के बेस पे अब हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को तरतीब दिया और हमने अपने स्कूल्स में एक कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट मुतारफ़ करवाया। अब ये जो सब्जेक्ट हम एक शामिल कर रहे हैं अपने करिकुलम में बच्चों के लिए, ये हमारा गोल हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट बेस या स्कूल बेस। अब क्लास के अंदर टीचर जो है वो जो कंटेंट पढ़ाएगा उस कंप्यूटर की बुक में से वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई और एग्जांपल देना चाहे? जी एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव की कोई एग्जांपल? सर लाइक एम्स, सर जैसे अब नाजरा कुरान की जो है वो स्टार्ट हुई थी नेशनल लेवल पे, तो सर वो एम्स में आता है। जी फिर गोल्स, ऑब्जेक्टिव? नहीं सर, वो एम्स तो ये होगा ना कि हमने बच्चों को एक अच्छा मुसलमान शहरी बनाना है, ये हमारा एम होगा। उसके लिए फिर हम नाजरा कुरान को करिकुलम में इंट्रोड्यूस करवाया, वो हमारा गोल होगा। जी ऑब्जेक्टिव? सर ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जैसे पहली से लेके 5वीं तक हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे कुरान पढ़ना सीख जाएं, और छठी से लेके 12वीं तक हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे जो हैं वो कुरान को बातर्जुमा समझ सकें। जी ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा या गोल होगा? ये आपका गोल होगा। ऑब्जेक्टिव होगा हर वो टॉपिक जो टीचर पढ़ा रहा है
उसके बाद बच्चा उसको अंडरस्टैंड करे और उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में किसी भी जगह अप्लाई करने की सलाहियत हासिल कर ले। तो ये आपका गोल सॉरी ऑब्जेक्टिव होगा। जी सर फॉर एग्जांपल जैसे नाजरा के सारे पढ़ाए जाते हैं सर वो क्लास में, जी जी क्लास में फिर स्पेशली सारे फिक्स कर दिए गए हैं कि 1 से 3 तक जो है ना वो 1 में, फिर 4 से 6 तक इस तरह 2 में, फिर उनको यानी बच्चों को इम्प्लीमेंट ये ऑब्जेक्टिव होगा कि क्लासरूम लेवल पे बच्चे उस पारों को पढ़ें, वो जो एक सिपारा अप्लाई पढ़ करें। रहे हैं ना, अब एक सिपारे में जो आज पढ़ा है उसको समझना, जो कल पढ़ा जाएगा उसको समझना, ठीक है। टॉपिक वाइज जो टीचर पढ़ाएगा उसको अंडरस्टैंड करना, उसको अप्लाई करना अपनी रियल लाइफ में, ये जो है उसका ऑब्जेक्टिव या SLO होगा, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अच्छा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस जी, एग्जांपल्स के साथ। सर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सर जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनका दूसरा नाम लर्निंग आउटकम्स है जी। इनका डिफरेंस बताएं, क्या सर डिफरेंस? मैं बताऊं इसका डिफरेंस? जी बताएं। सर इंस्ट्रक्शंस हैं ये शॉर्ट टर्म में और इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट्स। नो सर, नो सर, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये कंटेंट और टीचर सेंटर होता है। इसमें टीचर बताएं ना, आगे जवाब पूरा करें। ठीक है हाँ जी, मुझे लगा कि शायद मैं गलत बता रही हूँ। नहीं ठीक बता रही हैं, आगे कंटिन्यू करें। फिर कौसर इजाज़त सर आपने ये फिर बताना है कंटेंट बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का, तैयार रहें जी। सर इस जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है टीचर सेंटर होता है, और इसमें जो टीचर जो बेसिकली डेवलप करना चाहता है वो नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, और ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो उसमें जो वो बात कही गई है वो ये है कि ये स्टूडेंट सेंटर होता है, और बेसिकली स्टूडेंट आउटकम्स क्या है, जो उसने कंटेंट पढ़ा, जो उसने सीखा, उसने उस आउटकम्स उसकी जो है वो क्या है, और इसे फॉर स्टूडेंट वैल्यूएशन के लिए भी यूज होता है जी। उसके बिहेवियर जी। में कितनी तब्दीली आई है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स? हाँ जी, उसके बिहेवियर में कितनी तब्दीली आई है, और इसके लिए जो बहुत अच्छा वर्ड जो यूज किया गया है वो स्मार्ट को यूज किया गया है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक, और एक वर्ड जो है वो टाइम बाउंडेड। ये है इस पे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव टीचर सेंटर, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट सेंटर है। इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ये इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शनल का मतलब क्या होता है कि टीचर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है बच्चा उसको याद करे, बस ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है। ये थोड़ा सा यूँ समझ लें कि टीचर सेंटर्ड है, जबकि जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है ये लर्नर सेंटर्ड है। इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे के बिहेवियर में क्या तब्दीली आई है। जी कौसर इजाज़ साहिबा, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क और SLOs में डिफरेंस बताएं। सर एक मिनट, आपने अभी पूछा था एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव का, तो सर मैं उसकी एग्जांपल एक देना चाह रही थी। जी जी फरमाइए। सर अपनी फेलोज को समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मुझसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि इस टाइम आपका ऑब्जेक्टिव, गोल या एम क्या होगा, तो आई विल से टू क्रैक दिस इंटरव्यू और टू क्वालिफाई दिस इंटरव्यू इज माय ऑब्जेक्टिव। और जो गोल है वो मेरा गोल ये होगा कि एक दिन आएगा कि मैं खुद इंटरव्यू ले रही होंगी, और जो मेरा एम है वो ये होगा टू बिकम अ फ्रूटफुल पर्सन फॉर द कंट्री और द डिपार्टमेंट। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़रूर बनाएंगे। अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दें, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क और SLOs। अच्छा, स्ट्रैंड था वो की लर्निंग एरियाज जो इंडिकेट करते हैं, हम उसको स्ट्रैंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल चलें स्टैंडर्ड का बताएं। सर ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रैंड्स। किताब बंद कर दें। और बेंचमार्क का बताएं। सर मेरे पास बुक नहीं है, मैं तो आउट ऑफ प्लेस हूँ। चलिए बेंचमार्क का बताएं, बेंचमार्क क्या होता है? सर बेंचमार्क हमने पढ़ा था वो असेसमेंट एट द एंड ऑफ अ यूनिट और पीरियड। अच्छा समथिंग। जी कोई और बता दे स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, स्टैंड, कॉम्पिटेंसी, SLOs को। जी
ये 4 टर्म्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन सर मेरा क्वेश्चन है जी। सर, ये जो की लर्निंग एरियाज हैं इनकी कोई एग्जांपल्स दें। मिसाल मैंने एक दी थी कि नमाज को इस्लामिक स्टडी के सब्जेक्ट में शामिल करना, ठीक है। लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन को बायोलॉजी में शामिल करना, ये एक की लर्निंग एरिया है, ठीक है। अब कंप्यूटर के जो हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जो सॉफ्टवेयर हैं और जो हार्डवेयर हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो डिफरेंस है या इनकी समझ बूझ है, ये शामिल करना एक उसके अंदर कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब ये की लर्निंग एरिया है जी। अब मेरे सवाल का जवाब दें। स्ट्रैंड, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क और एसएलओज। सर मैं कुछ ट्राई करती हूँ। मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी कि कॉम्पिटेंसी वो होती है कि जो एरिया हम कवर करना चाह रहे हैं, हम कोई बच्चों को कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, लाइक हम इसी में भी डिफरेंट की लर्निंग एरियाज बनाते हैं, जैसे हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड, लर्निंग लिटरेसी से रिलेटेड, इसी तरह से वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये हमारे की लर्निंग एरियाज होते हैं, ये कॉम्पिटेंसीज हम बच्चों के अंदर डेवलप करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह से स्ट्रैंड्स, ये कि हम जनरली उस चीज़ के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। और एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा प्लीज़। बच्चों के अंदर हम राइटिंग स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम अपने उर्दू और इंग्लिश में जो एरियाज उससे रिलेटेड शामिल करेंगे वो की लर्निंग एरिया है। बच्चों के अंदर हम रीडिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, उस रीडिंग स्किल के लिए जो कंटेंट हम उस किसी भी सब्जेक्ट के अंदर शामिल करेंगे। हम बच्चे के अंदर स्पीकिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए ग्रामर के रूल्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हम कंटेंट हम किसी भी सब्जेक्ट के अंदर शामिल करेंगे तो हमारा की लर्निंग एरिया। जी स्टैंडर्ड पे आए। स्टैंडर्ड में ये होता है कि जो जनरल सी चीज़ें, मतलब हम उसको स्पेसिफिक ना करें कि क्लास लेवल पे, हम जनरली वो, जैसे आप कह रहे हैं कि हम मैं बता देता हूँ, आप सही बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर ये जिनको थोड़ा बहुत पता है वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चलें बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। जैसे एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव है, 2009 में ये बनाया गया था हमारा, ये 2006 में ये इस्टेब्लिश हुए थे स्टैंड, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क और एसएलओज। स्टैंड्स का तो मैंने बता दिया, आपने बता दिया। स्टैंडर्ड होता है कि अब जो की लर्निंग एरिया हमने शामिल करना है, तो इस की लर्निंग एरिया में हमने क्या आइटम, ये की लर्निंग एरिया तो हमने डिसाइड कर लिया कि रीडिंग जो है वो एक कॉम्पिटेंसी है या की लर्निंग एरिया है, इसको इम्प्रूव करना है, ये तो हो गया। अब उसके लिए कौन सा कंटेंट शामिल किया जाएगा, ठीक है, रीडिंग के लिए कौन सा कंटेंट शामिल किया जाएगा, तो ये उसका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंड इंडिकेट व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू। उस की लर्निंग एरिया के लिए बच्चा कितना जानेगा और कितना कर सकने के काबिल होगा। उसके बाद आता है बेंचमार्क। अब बेंचमार्क में हम ये देखते हैं कि हमारे 5 डेवलपमेंटल लेवल होते हैं। 5 डेवलपमेंटल लेवल कौन से हैं, 1 to 3, 4 to 5, 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12। अब किस डेवलपमेंटल लेवल पे बच्चा इसकी की लर्निंग एरिया, फॉर एग्जांपल रीडिंग स्किल के बारे में कितना जानेगा, ठीक है, किस डेवलपमेंटल लेवल पर 1 to 3 पे कितना, 4 to 5 पे कितना, 6 to 8 पे कितना, 9 to 10 पे और 11 to 12 पे कितना, तो किस डेवलपमेंटल लेवल पे बच्चा कितना काबिल होगा, ठीक है। तो ये बेंचमार्क होता है। और आगे आता है एसएलओ। एसएलओ का मतलब होता है टीचर क्लास में जो पढ़ा रहा है, तो उसके बाद बच्चे के अंदर वो एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जानी चाहिए, स्किल डेवलप होनी चाहिए। रिपीट करता हूँ, रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, अखलाकियात हम सिखाना चाह रहे हैं, सोशल नॉर्म्स हम सिखाना चाह रहे हैं, ये हमारे कॉम्पिटेंसीज़ हैं। बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट हम करना चाह रहे हैं, ये हमारी कॉम्पिटेंसी है, या स्ट्रैंड या कॉम्पिटेंसी है। ये पहला लेवल होता है। इससे अगला लेवल होता है अब इसके लिए कौन सा कंटेंट शामिल होगा, यानी कौन सा कंटेंट, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि शामिल होनी चाहिए इस चीज़ को सीखने के लिए, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। ये दूसरा लेवल हो गया स्टैंडर्ड। इसके बाद होता है बेंचमार्क।
बेंचमार्क हमें ये बताता है किस लेवल पे कितना शामिल होगा। हम शामिल तो हमने डिसाइड कर लिया कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें हम शामिल करेंगे। अच्छा, ये जो हम शामिल करेंगे किस लेवल पे कितनी करेंगे, तो ये आता है बेंचमार्क। और आगे SLO है। SLO के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये क्लासरूम के अंदर जो टीचर पढ़ाता है ये नहीं बेंचमार्क सही, एक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का बताएं। ये एक्चुअली बेंचमार्क असेसमेंट वही कि पीरियोडिकली चीजों को असेस किया जाता है। तो इसमें भी तो पीरियोडिक्स ही बने हुए ना कि पहली से तीसरी तक अगर एक लेवल बना हुआ है, चौथी से पांचवी का एक लेवल बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि इस लेवल पे बच्चे की कितना उसका ये डेवलपमेंटल लेवल है और क्या उसने उस डेवलपमेंटल लेवल के हवाले से अपनी चीज को गेन किया है या नहीं किया। नहीं, अगर इंटरव्यू में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज बेंचमार्क, तो क्या उसका आंसर होगा? बेंचमार्क वही ना कि बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चे को चीज सिखाएंगे। यानी कि अगर हम सोशल स्टडी है पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों जी सर, आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बेंचमार्क, तो आप यही बताएंगे। ठीक है, बेंचमार्क में जो हमने यहाँ पे पढ़ा, अगर आपसे बेंचमार्क असेसमेंट पूछी जाती है तो फिर आप वो बताएंगे कि जो पीरियोडिक इंटरवल पे असेसमेंट हम करते हैं। बेंचमार्क अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि तो आप यही बताएंगे कि ये स्टैंडर्ड की एडवांस फॉर्म होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि किस डेवलपमेंटल लेवल पर किस कॉम्पिटेंसी का कितना कंटेंट हमने शामिल करना है, किस डेवलपमेंटल लेवल पर किस कॉम्पिटेंसी का कितना हमने कोर्स कंटेंट या कंटेंट हमने इसके अंदर शामिल करना है। तो ये हमारा बेंचमार्क होगा जी। ओके सर, थैंक यू सर। एक विजन और मिशन के दरमियान में भी डिफरेंस थोड़ा सा बता दें, कोई एग्जांपल दें। अगला हमारा चैप्टर जो है वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में पढ़ेंगे लीडरशिप की स्किल्स, तो वहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। सर रिसर्च कब शुरू करेंगे? रिसर्च अगला एडमिनिस्ट्रेशन जब रिसर्च की बारी आएगी। सर रिसर्च कर लें पहले, वो असेसमेंट और मेजरमेंट से मिलता जुलता ये सारा कुछ उसमें आता है। यार चलने दे जैसे चल रहा है। सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिसर्च से होते हैं जी, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन जी। चलें देख लेंगे, रिसर्च शुरू कर लेंगे कल, तो अभी हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन इस पे रहता है तो जी। सर रिसर्च एंड में शुरू करेंगे ताकि फ्रेश हो।
इंटरव्यू के नजदीक। ठीक है चलें जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 4:30 बजे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। जी सर वो